68% बिजनेसेस एटलीस्ट कनाडा में और वर्ल्ड वाइड भी ऐसे हैं जो कि यूएस टैरिफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिट हुए हैं। और एक स्टडी के मुताबिक 18% बिजनेसेस का ये जो गुजरा साल 2025 है वो बुरा गुजरा है और वो सोच रहे हैं कि वो अपने बिजनेस को परमानेंटली क्लोज कर दें। लेकिन वो बातें जो मुझे मेरे क्लाइंट्स से पता चली हैं वो ये है कि जो बिजनेसमैन या डिसीजन मेकर्स खामोशी से ये सब कुछ होता देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मार खा रहे हैं। जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आप अपने बिजनेस को कैसे सस्टेन कर सकते हैं, ना सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं बल्कि थ्राइव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम असीब हमदानी है। मैं पिछले 10 साल से यूएई, कनाडा और अराउंड द वर्ल्ड बिजनेस कर रहा हूँ और अपने क्लाइंट्स को बिजनेस सेटअप और बिजनेस ग्रो करने की कंसल्टेशंस दे रहा हूँ। और अभी ड्यू टू रिसेंट इवेंट्स एक सवाल जो फाउंडर्स हर हफ्ते मेरे से करते हैं कि हसीब भाई अब हम क्या करें, क्योंकि यूएसए के टैरिफ्स की वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा सफ़र किया और अब ये रही सही कसर ईरान और यूएसए की बात में पूरी कर दी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 तरह के लोग। एक वो जो वेट कर रहे हैं कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी, वॉर ख़त्म हो जाएगी, टैरिफ्स ख़त्म हो जाएंगे, ये लोग मार खा रहे हैं। और एक वो जो कुछ नहीं कर रहे, ये लोग तो सबसे ज़्यादा मार खा रहे हैं। और एक तीसरी तरह के स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं। सबसे पहले सीधी बात करते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखिए, मार्च 2025 में ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए जिसकी वजह से तकरीबन 63% बिजनेसेस का रेवेन्यू कम हो गया। 53% बिजनेसेस अप्रोक्सीमेटली वो हैं जिनका एक्सपेंसेस बढ़ गए और ऑफ कोर्स नेट प्रॉफिट उनका कम हो गया। सिर्फ 7% बिजनेसेस ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। देखिए, टैरिफ्स ने सारे बिजनेसेस को इक्वली अफेक्ट नहीं किया। वो बिजनेसेस जो स्टील में थे, जो लंबर, ऑटो पार्ट्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग में थे, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए। और एक सबसे बड़ी चीज़ और है जो अभी कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको का एक ट्रेड रिलीफ एग्रीमेंट है जो कि जुलाई 2026 में रिव्यू होने वाला है, जिसमें काफ़ी चांसेस हैं कि ट्रंप कोई नेगेटिव स्टैंस लेगा मेक्सिको और कनाडा के लिए, जैसे वो बाकी कंट्रीज़ के साथ कर रहा है। तो जो बिजनेसेस अभी प्रोटेक्टेड हैं उनको भी रिलीफ ख़त्म हो जाएगा। तो ये वेट करने का टाइम नहीं है, अपने आप को रीपोजिशन करने का टाइम है। मैं सीधा बताता हूँ, 3 मिस्टेक्स ऐसी हैं जो लोग कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन कर रहे हैं और जो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा नुकसान उनके बिजनेस को दे रहे हैं। मिस्टेक नंबर 1 ये है कि वो वेट कर रहे हैं। कहते हैं जैसे भाई ये टैरिफ्स ख़त्म हो जाएंगे, वॉर ख़त्म हो जाएगी, 4 महीने में सब ठीक हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉलिटिकल आउटकम है, पॉलिटिकल आउटकम के ऊपर अपने बिजनेस को डिपेंड कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में कोई सर्टन या कोई स्मार्ट मूव नहीं है। फिर वो लोग हैं, वो फाउंडर्स या बिजनेसमैन हैं जो गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोग्राम्स इनिशिएटिव लेगी। कनाडा में कुछ प्रोग्राम्स चल भी रहे हैं, लेकिन 77% लोगों को उनके अंदर उनको अप्लाई करने का भी नहीं पता। और जो अप्लाई कर रहे हैं उनको ये पता चल रहा है कि उसके लिए जो पेपर वर्क है वो इतना वर्थ वाइल नहीं है। तो गवर्नमेंट का वेट करने से भी मेरे ख्याल में दैट इज़ नॉट अ स्मार्ट मूव और ऐसे बिजनेसमैन पीछे रह रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने ही कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल कनाडा के अंदर, कनाडा की एक मूवमेंट चल रही है बाय कैनेडियन, जो कि अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर जो यूएसए के टैरिफ्स की वजह से, जो यूएसए की टैरिफ लगने की वजह से जो एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर किया है, वो कनाडा के अंदर बिजनेस करने से या आपके अपनी कंट्री के अंदर बिजनेस करने से पूरा नहीं होगा। यूएसए की बहुत बड़ी, फॉर एग्जांपल $28 ट्रिलियन की मार्केट है और अगर आप टैरिफ्स की वजह से वो मार्केट लूज़ करते हैं तो आपको डाइवर्सिफाई करना होगा। अगर आप सिर्फ बिजनेस अपने लोकल कंट्री में कर रहे हैं तो ऐसे बिजनेस कभी भी सर्वाइव नहीं करेंगे। और जो बिजनेसमैन डाइवर्सिफाई कर भी रहे हैं वो यूरोप को देख रहे हैं, मैक्सिको को देख रहे हैं, जो कि ठीक है, मुनासिब, एटलीस्ट अपनी कंट्री से बाहर देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपनी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं तो कितना ही कर लेंगे ना। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी जो मेरे ख्याल में काफ़ी बिजनेसमैन मिस कर रहे हैं वो है गल्फ़। आई नो गल्फ़ में इस टाइम वॉर की सिचुएशन चल रही है, लेकिन अगर आप लास्ट स्टडी देखें, ये वॉर तो ओवर हो जाएगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास वो वहीं पर रहने वाला है। अभी जो लास्ट जो जीडीपी की रिपोर्ट आई है उसमें दुबई का 95% जो जीडीपी है वो नॉन ऑयल सेक्टर है। तो मेरे ख्याल में आपको गल्फ़ में भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आप बेशक सऊदी में बिजनेस कर लें, कतर में कर लें, लोग समझते हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑयल सेक्टर्स कामयाब हैं, लेकिन बहुत से लोग इस मार्केट को अभी तक टैप नहीं किए। तो अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो ये एक बहुत अच्छी मार्केट है, वहाँ पे अपने आप को आप एस्टैब्लिश या एक्सप्लोर एटलीस्ट करें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि स्ट्रक्चरल, आप अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। आप दुबई में बिजनेस करें या फिर फॉर एग्जांपल पनामा में करें, जॉर्जिया में करें, यूरोप में करें, लेकिन अपने आप को डाइवर्सिफाई करें। एक अपने आप को एक कंट्री के अंदर लिमिट ना रखें। और हम समझते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इसको एक्सप्लोर करेंगे, हम वर्ल्ड वाइड बिजनेस सेटअप करवाते हैं और बहुत क्विकली हो जाता है।
हमारे पास क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं जी पनामा में कंपनी कैसे सेटअप होगी, बड़ा मुश्किल है, ये कंट्री कहाँ के है, इसकी रेगुलेशंस क्या होंगी। और लेकिन जब वो करते हैं तो वो विद इन फ्यू डेज वो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, कंपनी बन जाती है, बैंक अकाउंट और सारी चीज़ें स्ट्रक्चर हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाएं, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो गल्फ को एक्सप्लोर करें, लेकिन जिस कंट्री को भी एक्सप्लोर करें अपनी कंपनी को सबसे पहले अच्छे से स्ट्रक्चर करें। आपके वो क्लाइंट्स, अगर तो फॉर एग्जांपल आप सर्विस बिजनेस में हैं, तो आपके वो क्लाइंट्स जो आपकी अपनी कंट्री में, फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा से हैं तो वो क्लाइंट्स और वो बिजनेस जो के कनाडा के अंदर है, तो वो तो आप नहीं आउटसाइड कनाडा लेके जा सकते। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट्स यूएसए में हैं तो आप अपनी कंपनी यूएई में सेटअप कर सकते हैं, पनामा में सेटअप कर सकते हैं, और वो बिजनेस आप उस कंपनी से रूट करवाएं। ये प्रॉपर एक लीगल स्ट्रक्चर है। इससे आपको टैक्स सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा होंगी। क्यों, कैसे? नॉर्मली जितनी भी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा है, यूके है, वो टैक्स आपको तब लगाता है जब आप कंपनी से पैसा विड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर आप कंपनी के अंदर पैसा रखते हैं, वहीं से री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको टैक्स नहीं लगता। तो आप टैक्स भी डेफर कर रहे हैं, हाँ फ्यूचर में आपको पे करना, लेकिन आप टैक्स भी डेफर कर रहे हैं और आप अपने आप को ग्रो भी कर रहे हैं और वो बिजनेस अपना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आप एक कंट्री पे अपने आप को डिपेंडेंट नहीं रख रहे, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, डाइवर्सिफाई करना किसके लिए सेंस करता है और किसके लिए सेंस नहीं करता, मैं सीधा बताऊंगा। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, अगर आपका बिजनेस लोकल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल आप कनाडा में हैं, यूके में हैं और आपके सारे के सारे क्लाइंट्स आपके लोकल कंट्री में हैं, तो ये स्ट्रेटजी शायद आपके लिए काम ना करें। लेकिन अगर आप सर्विस बिजनेस हैं, अगर आप सर्विसेज या कंसल्टेंसीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर ये स्ट्रक्चर आपके लिए टैक्स बेनिफिट्स भी दे सकता है, क्योंकि जब आप अपनी कंपनी किसी और कंट्री में करते हैं और वहाँ से अपनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उस कंट्री के जितने भी टैक्स बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं। और लोकल कंट्री में, जैसे मैंने आपको बताया, टैक्स आपको तब तक नहीं मिलता जब तक आप डिविडेंड या सैलरी विड्रॉ नहीं करते। लेकिन अगर आपका बिजनेस लोकल डिपेंडेंट है तो अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। लेकिन आप डिफरेंट कस्टमर्स डिफरेंट कंट्रीज में एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं। आप वेट ना करें अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये एक इकॉनमी पे अपने आप को डिपेंडेंट करना, स्पेशली आजकल के दौर में जिसमें ग्लोबल इकॉनमी का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है, मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी है। तो आप जिस भी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, आप डिफरेंट कंट्रीज एक्सप्लोर करें। आप जैसे मैंने बताया, पनामा को एक्सप्लोर करें। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान एक बहुत बड़ी मार्केट है और बड़ा डेवलप्ड कंट्री है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। फिर जॉर्जिया है यूरोप में, वहाँ पे देखें, सिंगापुर में देखें, हांगकॉन्ग में देखें। लेकिन अपने आप को डाइवर्सिफाई करें इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स, इन टर्म्स ऑफ वेंडर्स, वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ देखें। और यही स्मार्ट जो एंटरप्रेन्योर्स या फाउंडर्स हैं वो कर रहे हैं इस टाइम। क्लाइंट थे हमारे, मेरे पास आए, हमने उनका स्ट्रक्चर सारा एनालिसिस किया। तकरीबन $1 मिलियन का बिजनेस वो कर रहे थे। जब हमने डिग डीप किया तो हमें पता चला वो कैनेडियन थे कि उनका 60% जो बिजनेस है वो यूएसए से आता है और 40% बिजनेस उनका कनाडा से आता है। तो वो $1 मिलियन का रेवेन्यू अपना कैनेडियन कंपनी के अंदर कर रहे थे, जिस पे उनको तकरीबन 40 to 50% टैक्स चार्ज हो रहा था और $400,000 to $500,000 का टैक्स दे रहे थे। हमने उनको रीस्ट्रक्चरिंग में हेल्प की, उन्हें बोला कि जो आपका 60% बिजनेस है ये आप दुबई शिफ्ट कर दें, क्योंकि ये तो कनाडा से बिजनेस है ही नहीं, और जो 40% बिजनेस है वो आप कनाडा में रखें। तो उससे क्या हुआ कि उनका जो कनाडा का रेवेन्यू है तकरीबन $400,000 वो कनाडा में रहा, उसको कनाडा की टीम देख रही है, और जो 60% बिजनेस है वो दुबई में शिफ्ट कर दिया। तो वो $600,000 तकरीबन पूरे का पूरा टैक्स फ्री है दुबई में, और उनकी दुबई की टीम जो है वहाँ से उनको मैनेज कर रही है, और उनको मोर देन $100,000 और $200,000 की नेट टैक्स सेविंग्स हुई है। ऐसा करने से ना सिर्फ उनकी टैक्स सेविंग्स हुई है, बल्कि उन्होंने अपना बिजनेस भी डाइवर्सिफाई कर दिया। अब वो दुबई की कंपनी से गल्फ की मार्केट को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, यूरोप को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और टैक्स भी बचा रहे हैं। तो स्मार्ट बिजनेसमैन अपनी इंटरनेशनल बिजनेस को स्ट्रक्चर करते हैं और ना सिर्फ टैक्स के बेनिफिट्स ले सकते हैं बल्कि अपनी बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। तो फिर ऐसे बिजनेसेस को ना वॉर की टेंशन होती है ना टैरिफ्स की, क्योंकि अगर एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है तो एटलीस्ट उनका दूसरा बिजनेस उनको सपोर्ट कर रहा है। जब बिजनेसमैन इंटरनेशनल बिजनेस सेटअप करते हैं तो 3 मिस्टेक्स बहुत कॉमन। सबसे पहले वो अपने लोकल टैक्सेस को रिव्यू नहीं करते। फॉर एग्जांपल कनाडा में, यूके में क्लाइंट्स हैं, वो दुबई में कंपनी बना लेते हैं और अपने स्ट्रक्चरिंग का ख्याल नहीं करते कि वो बिजनेस हमें क्या सोल एस्टैब्लिशमेंट के तौर पे बनाना चाहिए, ब्रांच बनानी चाहिए, और उनको लगता है कि बस कंपनी बना देने से टैक्स की बचत हो जाती है। और फिर 2-3 साल बाद उनको उनकी लोकल टैक्स अथॉरिटी HMRC का CRA का नोटिस आता है तो पता चलता है कि जी उनका इतना टैक्स का बिल बना हुआ है। तीसरी गलती वो ये है कि बैंकिंग को इग्नोर करना। जब वो लोग अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो बैंकिंग का सोचते नहीं है, क्योंकि
एक्टिविटीज़ ईजी मिल रही होती हैं। दुबई में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की एक्टिविटी बना दी, उसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। लाइसेंस तो ईजी है, लेकिन जब कंपनी बन जाती है तो बैंकिंग में स्टक हो जाते हैं। तो अगर आप लोकल बिजनेस कर रहे हैं और यूएसए के टैरिफ्स की वजह से या वार सिचुएशन की वजह से आपका बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, तो इन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का सोचें, इंटरनेशनल बिजनेस का सोचें। अगर आप लोकल क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व करें, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करें, ताकि ऐसी सिचुएशन अगर आपकी एक बिजनेस के ऊपर आती है तो वो सिचुएशन आपके दूसरे बिजनेस को इम्पैक्ट ना करे। और अगर आप लोकल बिजनेस कर रहे हैं अपनी कंट्री में और ये सोच रहे हैं कि क्या ये कन्वर्जेशन आप पे अप्लाई होता है या नहीं होता, तो ये स्ट्रेटजी सेशन है जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ करता हूँ। तो अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या किसी और के लिए यूज़फुल है जो अपने लोकल बिजनेस पे स्ट्रगल कर रहा है किसी भी वजह से, चाहे वो यूएसए के टैरिफ्स की वजह से हो सकता है या वॉर की सिचुएशन की वजह से हो सकता है, तो इस वीडियो को उस तक शेयर करें और उसको बताएं कि कैसे आप इंटरनेशनल बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। लिंक मैं डिटेल में डाल रहा हूँ कि अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए और इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड मोर डिटेल्स चाहिए तो आप लिंक में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं।